अमीर बहू मेहंदी ब्लाउज वाली। अमायरा एक बहुत बड़े अमीर घर की लड़की थी जिसे मेहंदी लगाने का बहुत शौक था। वो हर फेस्टिवल पर, यहाँ तक कि होली पर भी अपने हाथों पर मेहंदी लगाया करती थी। ऐसे ही सुनैना नाम की फ्रेंड की शादी थी। वो उसे दुल्हन की तरह रेडी करके ला ही रही थी कि दरवाजे से उसका कील में ब्लाउज फट जाता है। हे भगवान, अब क्या होगा? सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। शादी शुरू होने में 10 मिनट है। अब मैं कैसे जाऊं? हमारा मेरा तो ब्लाउज फट गया। इस जोड़े के साथ दूसरा ब्लाउज भी नहीं चल सकता। फिक्र मत कर, मैं हूं ना, मैं अब भी ठीक कर देती हूँ। एक जुगाड़ है मेरे पास। अब ये मेहंदी ही काम आएगी तेरे। मेहंदी भला कैसे काम आ सकती है यार? तू सब्र तो कर, चुपचाप खड़ी हो। हमारा एक स्टेपलर पिन से उसके ब्लाउज को थोड़ा एडजस्ट कर देती है जिससे वो बैकलेस हो जाता है और खाली जगह पर सुंदर सी मेहंदी बना देती है। और सुखाने के बाद वो कहती है, अरे देख सुनैना, तेरा बैग कितना अच्छा लग रहा है। नेट के दुपट्टे से पीछे का डिजाइन भी दिख रहा है और एक नया मेहंदी वाला ब्लाउज डिजाइन बन गया है। अरे हाँ यार, सच में तूने तो कमाल कर दिया। सब मेरी बहुत तारीफ करेंगे। सच में यू लुकिंग रियली ऑसम इन मेहंदी ब्लाउज। चल अब चलते हैं, सब वेट कर रहे होंगे। फिर अमायरा अपनी सहेली को मंडप में ले जाती है जहाँ सभी लोग उसके लहंगे और मेहंदी ब्लाउज को देखकर बहुत तारीफ करते हैं। आफ्टर ऑल सुनैना बहुत बड़े अमीर खानदान की बहू जो बनने जा रही थी। फिर उनकी शादी हो जाती है। कुछ दिन बाद अमायरा की मेहंदी उतर जाती है तो वो अपने पार्लर वाली रूही के पास चली जाती है। अरे रूही, मेरे मेहंदी लगा दो। पता है ना तुम्हें, मैं ऑर्गेनिक मेहंदी का यूज करती हूँ और सिर्फ तुम्हारे पास ही आती हूँ। हाँ दीदी, मुझे अब पता है, पर एक हफ्ते पहले ही तो आपने अपनी सहेली की शादी में मेहंदी लगवाई थी। अब आप दोबारा लगवा रही हैं। रूही, शायद तुम ये भूल गई हो, मुझे मेहंदी लगाने का कितना शौक है और इसकी खुशबू तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तुम पैसे लो ना, मेहंदी लगा दो बस अच्छी सी। मुझे अपने खाली हाथ अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है, आप बैठ जाइए। ये कहते ही रूही अमायरा के दोनों हाथों में मेहंदी लगा देती है जिसकी खुशबू सूंघ कर वो कहती है, वाह, इस बार तो तुमने और भी अच्छी लगाई। रूही, मेरी शादी के बाद भी तुम ही लगाओगी? जरूर दीदी, जरूर। रूही को पैसे देकर अमायरा अपने घर आ जाती है। उसके हाथों की मेहंदी देखकर अंकिता कहती है, अरे ये सब क्या है अमायरा? जब देखो तो तुम मेहंदी लगाती रहती हो। अरे घर के काम भी सीख लो। मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है और लड़का बहुत पसंद है। बस वो थोड़े से मिडिल क्लास हैं। व्हाट मॉम, मैं इतने अमीर घराने की होकर एक मिडिल क्लास फैमिली में कैसे एडजस्ट करूंगी? वहां पर अगर कुछ भी नहीं हुआ तो? अमायरा, तुम ये चीज मत देखो, ये देखो कि लड़का कितने अच्छे दिल का है। तुम्हें बाद में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। शादी का सामान तो जाना ही है, बस तुम सबका ख्याल रखना। मैं वहां अपने तरीके से रहूंगी, ध्यान रहे। मुझे किसी की रोका टोकी पसंद नहीं है, ये तो आप जानती है ना। हाँ ठीक है। अमायरा की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है जहां अपने हाथों पैरों पर वो बहुत ज्यादा मेहंदी लगवाती है। अरे अमायरा बेटा, तूने पूरी बाजू पूरे पैर तक मेहंदी लगवाई है। इतना भी क्या मेहंदी पसंद करना, तेरे हाथ पैर ना दिखे। मम्मी, ये तो कुछ भी नहीं है। शादी के बाद मेहंदी वाला ब्लाउज पहनूंगी, मतलब रूही से बैक पर मेहंदी का डिजाइन लगवाऊंगी। आपको मेरी फ्रेंड सुनैना तो याद है ना, मैंने उसकी शादी पर ये ट्राई किया था और काफी लोगों को पसंद आया। ये सब वहां नहीं चलेगा सुनैना, बड़े घर में जा रही थी, वो कॉमन है। पर तेरे सास ससुर अलाउ नहीं करेंगे। मैंने तेरे साड़ी के ब्लाउज बनवा दिए, उन्हें बैग में रख दिए। नहीं माँ, मैं मेहंदी वाला ब्लाउज ही पहनूंगी, दैट्स इट। ठीक है, अब तू खुद भुगत लियो। मेहंदी लगाना सही नहीं है, इरिटेशन भी हो सकती है। अरे आंटी जी, आप तो जानती हैं मैं ऑर्गेनिक मेहंदी लगाती हूँ, हमारी दीदी को कुछ नहीं होगा। तुमने तो मेरी बेटी को और शय दे रखी है, तुम्हारा काम तो चलता है मेहंदी से। 2 दिन बाद अमायरा की ऋषभ से शादी हो जाती है। फिर सास कमला अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। बहू, अब इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अरे वाह, तुमने तो पूरे हाथ में मेहंदी लगवाई है, बहुत सुंदर लग रही है मेरी बहू। तू नजर ना लगे। शुक्रिया माँ जी। कल सुबह सुबह एक लड़की आएगी, आप उसे मेरे कमरे में भेज देना। ठीक है बहू, जाओ जाकर आराम कर लो। भाभी, मुझे नेक तो दीजिए, वरना आपके कमरे में नहीं जाने दूंगी। तुम्हें मेरी जैसी मेहंदी लगवानी है? हाँ भाभी। ठीक है, नेक में मैं तुम्हें मेहंदी लगवा दूंगी। इसके बाद दोनों बच्चे अपने अपने कमरे में चले जाते हैं जहाँ ऋषभ उसके हाथ पैरों की मेहंदी को देखकर बहुत खुश होता है और उसके हाथ पर किस करता है। फिर क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन 7 बजे मेहंदी वाली लड़की आ जाती है जो अमायरा के नहाने के बाद उसके बैग पर मेहंदी का डिजाइन लगाती है। ये देखकर ऋषभ उसे टोकता है पर वो उसकी एक नहीं सुनती है। दीदी, तैयार हो गया आपका मेहंदी ब्लाउज डिजाइन, आपके ससुराल वालों को शायद पसंद नहीं आएगा। उसकी टेंशन तुम मत लो रूही, ये लो तुम्हारे पैसे, हर 4 दिन बाद आ जाया करना ब्लाउज मेहंदी लगाने। फिर रूही के जाने के बाद नैना आती है। भाभी, कितनी देर हो गई आपको? आ जाइए नीचे, माँ बुला रही है, आपकी पहली रसोई है ना। 1 मिनट भाभी, आपका ब्लाउज कहाँ है? ये कैसा डिजाइन बनाया आपने? थोड़ी शर्म कीजिए,
अभी आप माँ और पापा के सामने कैसे जाएंगी? अरे नैना परेशान मत हो, ये कुछ नहीं है। आजकल कॉमन है नया ट्रेंड मेहंदी ब्लाउज का, मैं तो ऐसे ही पहनूंगी। नैना अमायरा को बहुत समझाती है लेकिन वो उसकी हर बात नजरअंदाज कर देती है और अपनी सास के सामने ऐसे ही चली जाती है। देखकर कमला भी हैरान हो जाती है। बहू ये ठीक नहीं है, कहीं तेरे निशान पड़ गए तो। और ससुर जी भी घर में है, थोड़ा लाज शर्म कर। माना कि तो अमीर घर से आई है पर मर्यादा में तो रहेगी ना। माँ जी मैं ऐसे ही रहूंगी, और जहाँ तक ससुर जी की बात है तो ये लीजिए मैंने पल्ला ढक लिया है, ऐसे कर लूंगी जब वो आएंगे। और माँ जी मुझसे तरह तरह के पकवान नहीं बनेंगे, इसलिए मैं बस एक ही चीज बनाकर खिलाऊंगी। इसके बाद अमीर बहू पहले रसोई में पास्ता बनाकर खिला देती है। घर के सभी लोग अमायरा के ब्लाउज बैग डिजाइन को देखकर हैरान थे। वो कर भी क्या सकते थे, अमायरा अमीर घर से जो आई थी। ऐसे ही वक्त गुजरता है। हर 4 दिन में रूही उसके ब्लाउज मेहंदी डिजाइन बनाती थी। एक दिन करवा चौथ था। उस दिन कमला उसे कहती है, अमायरा बहू तेरी मेहंदी ब्लाउज डिजाइन वाली अभी तक नहीं आई। अच्छा है, वैसे आज तुझे ये साड़ी और नॉर्मल ब्लाउज पहन लेना चाहिए, करवा चौथ का दिन है। नहीं माँ जी, मैं जैसे रहती हूँ वैसे ही तैयार होंगी। आज भी ऋषभ के लिए मैं पार्लर जा रही हूँ माँ जी। इतना कहते ही अमायरा पास वाली पार्लर में जाकर कहती है, सुनिए आज करवा चौथ है और मैं अभी तक तैयार नहीं हुई हूँ। मेरे लिए इंस्टेंट मेहंदी लगा दीजिए जो बहुत अच्छी खिल जाए और अच्छा डिजाइन बनना। मेरे पति को अच्छा लगना चाहिए ब्लाउज डिजाइन। ये सुनकर पार्लर वाली अमायरा के वैसे ही डिजाइन बना देती है। जब वो घर पहुंचती है तो सारी औरतें देखकर कुछ ना कुछ बातें करती हैं और उसके मेहंदी ब्लाउज डिजाइन की तारीफ करती हैं। वो जैसे ही चांद को देखकर अपने पति को देखती है तो उसके मेहंदी वाली जगह पर इरिटेशन और रेडनेस होने लगती है। हाथों से पूजा की थाली छूट जाती है और सब परेशान होते हैं। ऋषभ मुझे बचाओ, मुझे बहुत दर्द सा हो रहा है। इस मेहंदी से कुछ करो ना, लगता है उसने ऑर्गेनिक नहीं लगाई जल्दबाजी के चक्कर में। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। बेटा तू बहू को चंदन और बर्फ लगा दे, वो ठीक हो जाएगी, जल्दी असर होगा। हाँ तेरे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इतना सुनकर ऋषभ उसे कमरे में ले जाता है। फिर नैना अपने भाई को चंदन और ठंडी बर्फ देती है जो वो उसके बैग पर लगाता है। कुछ घंटों में उसे आराम हो जाता है। बहू अब तू ठीक है ना? देखा मायरा, कहा था तुझे कि आज ये सब रहने दे। अरे जब तक तेरी पार्लर वाली तुझे मेहंदी लगा रही थी अच्छा था, ऑर्गेनिक लगा रही थी, लेकिन केमिकल वाली से क्या हो गया? माँ जी मुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया। अब मैं कभी भी ये सब नहीं करवाऊंगी। मेहंदी को सिर्फ हाथ पर ही लगाऊंगी। तुम भूखी होगी, सुबह से व्रत रखा है। ढीली कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, तुम्हारा व्रत खुलवा देता हूँ। कुछ देर बाद ऋषभ अमायरा का करवा चौथ का व्रत खोलता है। उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। सबक मिल जाने के बाद अमायरा ब्लाउज वाली मेहंदी को हमेशा के लिए छोड़ देती है और अपने ससुराल की जिम्मेदारी भी खुशी खुशी संभालने लगती है। काली जेठानी ने घर के काम के चक्कर में मुझे जूस लाकर नहीं दिया ना, अभी बताती हूँ इसे कहाँ है। इतना कहकर आरती कमरे से बाहर जाती है तो अपनी काली जेठानी को पोंछा लगाता हुआ देखती है और उसके सामने इतनी भोली बनकर गुजरती है कि उसके हाथ पर पाँव रखकर चली जाती है। आरती, आरती मेरा हाथ, तुम्हें ठीक से देखकर चलना नहीं आता था आरती क्या? उप्स, काली जेठानी आप, मेरा मतलब आप पोंछा लगा रही थी? मैंने देखा नहीं, जल्दीबाजी में बाहर जा रही थी। आप ठीक तो है ना? कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा दर्द है। ठीक है जेठानी जी। वो जैसे तैसे वहाँ की सफाई कर लेती है। तभी सास कौशल्या उससे चिढ़ते हुए कहती है, बहुत हो गया, तेरा कल बाजार से कच्चे आम और मिर्ची लाई थी, उसका अचार कौन डालेगा? पैसे बर्बाद करना चाहती है क्या? नहीं माँ जी, मुझे तो याद है, पर अभी मेरे हाथ में चोट लग गई है ना, तो मुझसे नहीं डलेगा, वरना हाथ में मिर्च की वजह से चिड़चिड़ी हो जाएगी। अभी भी जलन ही हो रही है, मैं कल कर दूंगी, खराब नहीं होगी वो। अभी बताऊं तुझे कल्लो माई, तुझसे जितना कह रही हूँ ना उतना काम कर दिया कर। मुझे नहीं पता अचार आज ही डालना चाहिए, वैसे भी मेरे खाने का मन है और मेरी आरती बहू को भी आम का अचार बहुत पसंद है। जी माँ जी। सास की बात सुनने के बाद काली जेठानी सुमित्रा छत पर अचार बनाने का सामान ले जाती है और मिर्च आम को काट कर मसाले भरती है, जिससे उसके हाथों में बहुत जलन होती है। दर्द हो रहा है, पर क्या करूं, करना ही पड़ेगा। जब से गोरी देवरानी आई है तब से माँ जी मुझे बहुत सुनाती है और देवरानी का सारा काम करवाती है। मेरी बहू बस। अरे ओ कल्लो कलोटी, तूने मेरी बहू के लिए अचार डाला है या नहीं? अरे माँ जी कर रही हूँ। देखा, 1 सेकंड में ही आवाज आ गई माँ जी की। दरअसल कौशल्या के बड़े बेटे राजीव से काली सुमित्रा की शादी हुई थी, जो कि एक गरीब परिवार से थी। वहीं उसके दूसरे बेटे निखिल की शादी अमीर घर की आरती से हुई थी, जो कि बहुत गोरी थी और दहेज भी लाई थी।
इसी कारण कौशल्या अपनी छोटी बहू को ज्यादा प्यार करती थी। उसे घर का कोई भी काम नहीं करवाती थी, सारी सेवादारी सिर्फ सुमित्रा करती थी। शाम को देवरानी कहती है, जेठानी जी पता है ना, शाम को मैं ग्रीन टी पीती हूँ, आप अभी तक बनाकर क्यों नहीं लाए? माँ जी को बोलूं क्या? माफ कर दो, मैं दूसरे काम में लग गई थी तो ध्यान ही नहीं रहा, अभी बना कर लाती हूँ। नहीं, अब मुझे नहीं पीना, मेरा छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है। अच्छा, मैं अपनी बहू के लिए छोले भटूरे बना कर ले आती हूँ। कल मोही के हाथ से छोले भटूरे थोड़ी ना खाने दूंगी तुझे मैं। ऐसा कहकर कौशल्या अपनी गोरी बहू के लिए छोले भटूरे बनाती है और उसे अपने हाथ से खिलाती है। ले बहू, ये अचार भी खा ले, छोले भटूरे के साथ लस्सी भी बनाई है, इसे भी पी ले। वाओ माँ जी, आपने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है मेरे लिए। कल भी आप मेरे लिए पास्ता बना दो। नहीं, आप मेरे लिए आम पन्ना बनाना, आजकल मेरा ना खट्टा बहुत खाने का मन कर रहा है। हाँ हाँ, जो भी बोलेगी ना वो सब मैं बनाऊंगी तेरे लिए अपने हाथों से। ये कहकर कौशल्या उसे और भटूरे खिलाती है। ये सब देखकर काली जेठानी को बहुत दुख होता था कि कौशल्या उसके साथ अजीब व्यवहार करती है। अचानक से सुमित्रा रसोई में काम करते वक्त चकरा जाती है। तबीयत खराब होने की वजह से वो डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ डॉक्टर उसे खुशखबरी देता है। घर वापस लौटने पर कौशल्या सुमित्रा से कहती है, करमचली नासपीटी, कहाँ चली गई थी? घर का काम तेरे मायके वाले करने आएंगे क्या? माँ जी, मेरी तबीयत खराब हो रही थी थोड़े दिन से, तो मैं आज डॉक्टर के पास चली गई। और आप दादी बनने वाली हैं और मैं माँ। घर में छोटा मेहमान आने वाला है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप माँ बनने वाली हैं। क्या अच्छी बात है? कलूटी सी है तो ये तो काला बच्चा ही पैदा करेगी। माँ बनने वाली है इसका मतलब ये नहीं कि तू घर के काम नहीं करेगी। घर के काम तुझे बराबर करने पड़ेंगे, समझी? चल जाकर चाय बना कर ला। माँ जी, मुझे आपके हाथ के पोहे खाने हैं, चाय के साथ बना दीजिए ना। हाँ मेरी बहू, मैं तेरे लिए बनाऊंगी ना। फिर सुमित्रा चाय बनाती है और कौशल्या अपनी गोरी बहू के लिए पोहे बना कर लाती है। तब वो उल्टी कर देती है। तभी सुमित्रा डॉक्टर को बुलाती है, जहाँ आरती के चेकअप करने पर पता चलता है कि वो भी माँ बनने वाली है। अब कौशल्या की दोनों बहू गर्भवती थी। फिर भी गुजरते वक्त के साथ कौशल्या अपनी आरती बहू का ही ख्याल रखती है और काली बहू अभी भी घर के सारे काम करती है। और कौशल्या आरती के हर खाने की चीज खुद अपने हाथ से बना कर लाया करती थी, क्योंकि आरती को शुरू से खाने का शौक जो था। ले बहू, मैं तेरे लिए क्या बना कर लाई हूँ देख। ओफो माँ जी, फिर से आपके वो गोंद वाले लड्डू नहीं खाने हैं, मुझे पास्ता खाने का मन कर रहा है। अरे बहू, मैंने तेरे लिए YouTube से देखकर पास्ता बनाया है, तेरे और बच्चे की सेहत के लिए अच्छा होगा। बहुत सारी सब्जी डाली है। थैंक यू माँ जी। माँ जी, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं ये बचा हुआ पास्ता खा लूं? मुझे भी आपके हाथ का बना हुआ खाना खाने को मिलेगा। नहीं नहीं, ये बस मेरी गोरी बहू के लिए ही मैंने बनाया है, तेरे जैसी कलूटी के लिए नहीं। अपने लिए खुद बना जा। माँ जी, मुझे भी आपका प्यार चाहिए, मेरे साथ आप ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि मैं तुझे पसंद नहीं करती हूँ, ऊपर से काली और गरीब है। तेरे माँ बाप ने कौन सा दहेज दिया जो मैं तुझे प्यार करूँ? इसी लायक है तू। ये सुनकर सुमित्रा रोते हुए चली जाती है और अपने 5 महीने के गर्भ में भी घर का सारा काम करती है। खुद अपना खाना बनाकर खाया करती थी। वहीं आरती को इतनी भूख लगती है कि सास का बनाया हुआ अब उसे सुहाता ही नहीं था और बाहर का ऑर्डर करके ऐसे समय में जंक फूड खाया करती थी। फिर एक दिन कौशल्या उसे पिज्जा बर्गर खाते हुए देखती है। बहू, ये सब क्या है? बाहर की चीज तेरे गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। बाहर के लोग गंदे हाथों से कैसा भी खाना बना देते हैं। बाहर के मसाले अलग होते हैं। अगर तुझे कुछ भी चाहिए तो मुझसे कह दे, मैं तेरे लिए बना दूंगी। बाहर का मत खा। अब मैं स्वाद देखूं या आपको देखूं? आपके बनाए हुए खाने में वो टेस्ट नहीं आता मुझे, तो यही सब खाना है, मुझे खाने दीजिए प्लीज। बहू, ये बच्चे के लिए ठीक नहीं है, समझने की कोशिश कर। आपको समझ नहीं आता क्या? मुझे ये सब नहीं खाना, अपनी काली बहू को खिलाओ ये सब। आरती का कौशल्या पर चिल्लाना कौशल्या को खटकता है और आए दिन अब आरती कौशल्या से बहस करके अपनी मनमानी करती थी। अब कौशल्या को भी धीरे धीरे समझ आ रहा था कि उसने आरती का साथ देकर कितना गलत किया है। वहीं कुछ महीनों बाद दोनों बहू के डिलीवरी के दिन नजदीक आते हैं।
सुमित्रा हष्ट पुष्ट बच्चे को जन्म देती है, जबकि आरती का सी सेक्शन से डिलीवरी होती है। डॉक्टर जी, मेरी दोनों बहू कैसी हैं? माता जी, आपने अपनी दोनों बहू का ख्याल एक जैसे नहीं रखा क्या? आपकी बड़ी बहू का बच्चा तो काफी तंदुरुस्त है, जबकि छोटी बहू की डिलीवरी हमें ऑपरेशन से करनी पड़ी। उनका बच्चा उतना ठीक भी नहीं है। शायद आपने उन्हें हेल्दी खाना नहीं खिलाया है। बच्चे को 10 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। क्या? उसी वार्ड में आरती और सुमित्रा ये सुन लेती हैं। नहीं, मेरा बच्चा कमजोर कैसे हो सकता है, जबकि मैंने तो कोई भारी काम भी नहीं किया। शायद छोटी मोटी एक्टिविटी भी नहीं की और घर का खाना न खाने से बच्चे को पौष्टिक आहार नहीं मिला, जिस वजह से वो कमजोर है। इसीलिए आपकी डिलीवरी में इतनी गड़बड़ी हुई है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए जो मैंने आपकी बात नहीं सुनी। आरती, फिक्र मत करो, थोड़े दिन में तुम्हारा बच्चा भी तंदुरुस्त हो जाएगा। मैं उसकी बहुत मालिश करूंगी। जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इस बीच आपको बहुत कुछ बोला और आप घर का काम अच्छे से करती थी, इसीलिए आपका बच्चा इतना तंदुरुस्त है और आप भी, लेकिन मैं नहीं। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। और सुमित्रा बहू, तू भी मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे कितना भला बुरा कहा, लेकिन आज तक तूने पलटकर जवाब नहीं दिया। तू काला कोयला नहीं, चमकता हुआ हीरा है, हीरा। बस बस, आप दोनों की बातों से मेरी आंखें भर आई। माफी की कोई जरूरत नहीं है, गलती अपनों से ही होती है। इसके बाद कौशल्या अपनी दोनों बहू और अपने पोते पोती को बहुत ख्याल रखती है और सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।